हेलो स्टूडेंट्स, सभी भूगोल के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर आलोक जैन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं पिछले वीडियो में आपने जो भी टॉपिक पढ़ाया था उसको अच्छे से समझने का प्रयास किया होगा। हमने मानव भूगोल का परिचय पढ़ा था और ये जानने का प्रयास किया था कि मानव भूगोल क्या है, उसका विषय वस्तु क्या है, वो हम आज पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ परिभाषाएं भी पढ़ी थी। आज फिर से मैं कुछ परिभाषाओं पे आपको ध्यान ले जाकर बताने का प्रयास करूंगा और फिर हम इसके विषय वस्तु, विषय क्षेत्र, स्कोप के बारे में बात करेंगे। छात्रों, हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि मानव भूगोल क्या है। आप जानते हैं भूगोल को दो शाखाओं में बांटा गया था, भौतिक और मानव भूगोल। भौतिक दशाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान भौतिक भूगोल और मानवीय तथ्यों का वर्णन करने वाला विज्ञान मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल के अंतर्गत मानव और उसके वातावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है और यह अध्ययन क्षेत्रीय आधार पर, प्रादेशिक आधार पर करते हैं। इसमें मानव की वातावरण के साथ जो भी संबंध हैं, प्रभाव हैं, शक्तियाँ हैं, आपसी प्रतिक्रियाएं हैं, कार्यात्मक संबंध हैं, उन सभी का अध्ययन सम्मिलित है। एक चीज़ हमने और देखी थी, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, जिसमें एक सिस्टेमेटिक अध्ययन किया जाता है और एक प्रादेशिक आधार पर अध्ययन किया जाता है। तो हमारा जो मानव भूगोल का टॉपिक है वो क्रमबद्ध भूगोल की शाखा के अंतर्गत सम्मिलित है। भूगोल की परिभाषा के रूप में हमने देखा था कि मानव की उत्पत्ति से वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ जो भी संबंध रहे हैं उनका अध्ययन मानव भूगोल करता है। मानव भूगोल और उसका प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल की कुछ परिभाषाओं में हम ये देख सकते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, इसका अर्थ भी समझा देता हूँ ताकि आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। मानव भूगोल धरातल पर मानवीय तथ्यों मतलब मानव से संबंधित स्थानिक वितरण का अध्ययन है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो ये स्थानिक वितरण है। अलग अलग प्रदेशों के मानव वर्गों द्वारा किए गए वातावरण समायोजन, हर प्रदेश का वातावरण भिन्न होता है। हर प्रदेश का मानव वर्ग अपने अनुसार अपने वातावरण में परिवर्तन करता है और अपने आप को वातावरण के साथ अनुकूलित करता है, ढालने का प्रयास करता है। तो उन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में मानव वर्ग और उनके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों, प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन प्रादेशिक आधार पर करते हैं। मानव भूगोल विभिन्न मानवीय तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन है। जितने भी मानव और उससे संबंधित तथ्य हैं उन सभी का वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण किया जाता है। पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों में मानव के क्रियाकलापों और उनके जीवन व्यवस्थापन का अध्ययन ही मानव भूगोल है। अब मैं आपको इन सब परिभाषाओं की किताबी ज्ञान को छोड़कर सिंपल चीज़ अगर बताऊं तो आपको ये देखना है कि इस धरती पर मानव अपने जीवन यापन हेतु जो भी कार्य करता है, किस तरह से अपना जीवन चलाता है, क्या कार्य करता है, क्या विकास करता है, ये सभी चीज़ें मानव भूगोल के विषय वस्तु हैं, अर्थात इन्हीं को हम मानव भूगोल कहते हैं। तो ये संबंधित है मानव से। भूगोल क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना, और मानव उसी पृथ्वी का एक अंग है। तो उस पृथ्वी पर प्रकृति के साथ किस तरह से मानव अपना समायोजन करते हुए अपना विकास करता है, अपना जीवन चलाता है, इन सभी बातों को हम इसमें पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। और इसलिए पढ़ते हैं ताकि इस संबंध में हम जानकारी जुटा सकें और हमारे विकास के क्षेत्र में जो बाधाएं आ सकती हैं उन्हें दूर करने का प्रयास कर सकें, उपाय ढूंढ सकें। विद्वानों की परिभाषाएं हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं अननेसेसरी आपको उसमें नहीं ले जाऊंगा। परिभाषाएं मैंने आपको उसमें दे दी है, आप उनके याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, अर्थात मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी व्यापक है। अमेरिका के भूगोलवेत्ता फ्रेंच ट्रेवार्था आदि ने मानव भूगोल की विषय वस्तु को दो मुख्य भागों में बांटा है। इनका भौतिक और प्राकृतिक वातावरण, पर्यावरण और सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण।
तो ये दो मुख्य भाग हो गए, एक तो प्राकृतिक वातावरण और एक सांस्कृतिक वातावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत भौतिक लक्षण, उच्चावच, जलवायु, वनस्पति, खनिज, ये सभी सम्मिलित हैं। और सांस्कृतिक वातावरण में पृथ्वी पर मानव द्वारा निर्मित लक्षण आते हैं, जो संस्कृति का विकास करता है, प्रकृति के सहयोग से करता है। जैसे जनसंख्या व मानव द्वारा निर्मित लक्षण, जैसे जनसंख्या, मानव बस्तियाँ, कृषि, उद्योग, परिवहन आदि सम्मिलित हैं। तो ये सांस्कृतिक वातावरण है जो मानव निर्मित करता है। प्राकृतिक वातावरण वो होता है जो प्रकृति प्रदान करती है। तो जो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है उसके अंतर्गत हम सांस्कृतिक वातावरण का विस्तृत अध्ययन करते हैं। एल्सवर्थ हंटिंगटन पहले भी नाम आ चुका है। इन्हें भौगोलिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित उनके विचारों के लिए जाना जाता है। इनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। उसमें उन्होंने लिखा कि मानव भूगोल भौतिक दशाओं और भौतिक पर्यावरण के साथ मानव की अनुक्रियाओं से संबंधित है। छात्रों, ये आप जब भी वीडियो मेरा देखेंगे तो ये वाला पेज थोड़ा सा कम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है। मैं इसका PDF आपके ग्रुप में भेज दूंगा तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। अगले विद्वान है विडाल डी ला ब्लाश। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल डी ज्योग्राफी ह्यूमन। इसमें उन्होंने जनसंख्या और बस्तियों के विश्व वितरण, सभ्यता को प्रभावित करने वाले तत्वों के प्रकार और वितरण तथा परिवहन के विभिन्न प्रकारों के विकास का विवेचन किया है। जिन ब्रुंश जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमत से है, भूगर्भ शास्त्र का संबंध शैल या चट्टानों से है, वनस्पति पौधों से संबंधित है, मानवाचार विज्ञान का संबंध जातियों से है, इतिहास का संबंध समय से है, उसी प्रकार से भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान है जिसमें कहाँ, क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। तो भूगोल में कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कब, इन सब बातों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। ब्रुन्स ने मानव भूगोल को 3 वर्गों और 6 प्रकार के तथ्यों के रूप में विभाजित किया है। जैसे 3 तथ्य कौन से जिनका विशेष अध्ययन भूगोल में या मानव भूगोल में करते हैं, जैसे मिट्टी के अनुत्पादक व्यवसाय से संबंधित तथ्य। मिट्टी के अनुत्पादक व्यवसाय कौन से हो गए? मकान और सड़कें। ठीक है। नंबर 2, वनस्पति और जीव जगत पर मानव विजय से संबंधित तथ्य। इसमें हो गए कृषि और पशुपालन। तीसरा है मिट्टी के विनाशकारी उपयोग से संबंधित तथ्य, जैसे पौधे और पशुओं का विनाश, खनिजों का अवशोषण। ये सभी कार्य हम करते हैं धरातल पर। उपरोक्त तथ्यों के अलावा मानव भूगोल निम्न 4 मानव पर्यावरण के पक्षों के अध्ययन से भी संबंधित है। एक तो मृदा के अनुत्पादक व्यवसाय कौन से हो गए? मकान और सड़कें। और दूसरा हो गया वनस्पति और जीव जगत पर मानव विजय से संबंधित कृषि, पशुपालन। और विनाशकारी उपयोग में क्या हो गया? पौधे और पशुओं का विनाश और खनिजों का अवशोषण। अब जो दूसरी बात कर रहे हैं हम, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है मानव की, जिसे हम आधारभूत आवश्यकताएं कहते हैं, भोजन, वस्त्र और मकान, इनका भी अध्ययन सम्मिलित है। संसाधनों के उपयोग का भूगोल, जो धरातल पर संसाधन उपलब्ध है जिनकी सहायता से हम विकास करते हैं, उनका अध्ययन है। ऐसी वस्तुएं जो मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जैसे खेती, पशुचारण, औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए कच्चा माल आदि। आर्थिक और सामाजिक भूगोल में उत्पादन, परिवहन, व्यापार और संस्कृति से संबंधित तथ्य सम्मिलित हैं। राजनीतिक और ऐतिहासिक भूगोल में विभिन्न राज्यों की सीमाएं, राज्यों के क्षेत्र, मार्ग आदि सम्मिलित हैं। पिछले कुछ समय या कुछ वर्षों की अगर हम बात करें तो भूगोल के क्षेत्र में बहुत अधिक विस्तार हुआ है और ये होता जा रहा है। नवीन समस्याओं, चुनौतियों का अध्ययन करने के लिए मानव भूगोल की कई शाखाएं विकसित हुई हैं। राजनीतिक आयाम, सामाजिक औचित्य, नगरीकरण, नगरीय प्रणाली, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा,
लिंग असमानता, जनसंख्या नीति आदि ऐसी ही चुनौतियां और समस्याएं हैं। इस प्रक्रिया में मानव भूगोल में एकीकरण और अंतर विषयक गुणों का समावेश हुआ है और साथ ही इसके अध्ययन की कई नई विधियां भी विकसित हुई हैं। इसने दूसरे सामाजिक विज्ञानों में आवश्यक क्षेत्रीय आयाम या क्षेत्र संबंधी विचार को सम्मिलित करने का कार्य भी किया है। विश्लेषण हेतु दूसरे सामाजिक विज्ञानों से सहयोग भी लिया है। सामाजिक विज्ञान मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के रूप में पहचाने जाते हैं। तो ये जो सामाजिक विज्ञान है जिनका मानव भूगोल से संबंध है, उन्हें हम मानव भूगोल के उप क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे व्यावहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल। ये सभी मानव भूगोल के उप क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मानव भूगोल में भूगोल विषय की भांति एक दूसरे से निकट रूप से संबंधित 3 कार्य संपन्न होते हैं। कौन कौन से 3 कार्य हैं? मानव निर्मित घटनाओं का स्थानिक और स्थिति संबंधी विश्लेषण, अर्थात इसमें मानव से संबंधित जो भी घटनाएं घटित होती हैं उन सभी का वर्णन होता है। पारिस्थितिकी विश्लेषण, जिसमें एक भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत मानव और पर्यावरण के संबंधों के अध्ययन को प्रमुखता दी जाती है। और तीसरा है प्रादेशिक संश्लेषण, जिसमें स्थानिक और प्रादेशिक उपागम को एक साथ मिला दिया जाता है, प्रदेशों की पहचान की जाती है और इसका उद्देश्य आंतरिक आकृति, पारिस्थितिक संलग्नता और बाह्य संबंधों की समझ पैदा करना होता है। भूगोल की एक शाखा के रूप में मानव भूगोल मानवीय तत्वों का अध्ययन करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही आपको ध्यान में रखनी है कि मानव भूगोल का संबंध मानव से है, मानव से संबंधित क्रियाओं से है और उसका वातावरण के साथ आपसी संबंध है। और इन सभी क्रियाओं में जो केंद्र बिंदु है वो कौन है? मानव है। अर्थात मानव भूगोल में वातावरण से संबंधित मानव समाज के अध्ययन पर बल दिया जाता है। वास्तव में मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र विस्तृत है। इसके अंतर्गत मानव प्रजातियों, विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या, घनत्व, वृद्धि, सांख्यिकी लक्षण, स्थानांतरण आदि संबंधों में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसके साथ ही मानव समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और अलग अलग क्षेत्रों में मानव अपनी आर्थिक क्रियाएं भी अलग अलग तरीके से करता है। मानव भूगोल में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, प्रतिमान, नगरीय बस्तियों के स्थल, विकास कार्य, नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें उद्योग, परिवहन, संचार व्यवस्था, व्यापार आदि आर्थिक क्रियाओं का विकास और उसके क्षेत्रीय वितरण का भी अध्ययन किया जाता है। ये सभी बातें हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में दर्शाते हैं। मानव भूगोल हमें आज के अशांत, तनावग्रस्त और प्रतिस्पर्धात्मक विश्व में सामाजिक वास्तविकता से अवगत कराता है और यथासंभव आधुनिक विश्व में मानवीय समस्याओं का हल ढूंढने में हमारी सहायता करता है। तो सारांश में हम बता सकते हैं कि मानव भूगोल हमें उत्कृष्ट जानकारी उपलब्ध कराता है और अच्छे नागरिक बनने में हमारी सहायता करता है। तो इस प्रकार हम जो अब तक डिस्कस करते आए हैं, अब तक हमने जो वर्णन पढ़ा है, उसके आधार पर हम मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को निम्न 5 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। किसी भी प्रदेश की जनसंख्या सबसे पहले और उसकी क्षमता। नंबर 2, उस प्रदेश का प्राकृतिक वातावरण द्वारा प्रदान किए गए संसाधन। तो नंबर 1 हो गया जनसंख्या और उसकी क्षमता। नंबर 2 संसाधन। नंबर 3 उस जनसंख्या द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने से बना सांस्कृतिक प्रतिरूप, अर्थात प्रकृति के सहयोग से मानव द्वारा सांस्कृतिक विकास। चौथा है प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के आपसी कार्यों के द्वारा मानव वातावरण समायोजन का रूप, जिसे हम क्षेत्रीय संगठन का रूप कहते हैं। और अंत में वातावरण समायोजक का कालिक अनुक्रमण, जिस तरह से हमने शुरू से लेकर अब तक काम किया है। तो ये सारी बातें मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को दर्शाती हैं। तो छात्रों, आप इस
टॉपिक को अच्छे से एक बार सुने, पढ़ें, समझें और कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।